हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम दिवाकर खत्री है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं एएसआरबी नेट की, जो हमने वीडियो सीरीज शुरू की है। तो उसी दौरान आज नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर बात होने वाली है। सॉइल स्ट्रक्चर से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उन्हें देखेंगे। उसके साथ हम सॉइल कॉम्पेक्शन और सॉइल कंसिस्टेंसी, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे रिलेटेड 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। आप जानते हैं इस सीरीज के अंदर हम 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिनमें असर्शन रीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इस तरह के कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, इनके ऊपर हमारा फोकस रहता है। प्लीज अपनी कॉपी में 1 से 20 तक गिनती लगा लें और कोशिश करें कि 20 के 20 सवाल सही हों। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले किताब के पेजेस को जरूर पढ़ लीजिएगा। यानी ये जो आपके पास आई ट्रिपल एस, कोई भी आई ट्रिपल एस हो, चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो, दोनों पढ़ सकें तो और ही बढ़िया बात है। कोशिश करें कि एटलीस्ट कोई भी एक पार्ट आपके पास जो है आई ट्रिपल एस का, उसका ये चैप्टर कवर करें। हमने पिछले सेशन में सॉइल स्ट्रक्चर से पहले तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, उनके बारे में बात करी, और अब इससे आगे के बारे में बात करेंगे। एंड आई रियली होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर एग्जामिनेशन। अगर आपने इस वीडियो से पहले का वीडियो ना देखा हो, तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि कह रहा है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है मिट्टी के अंदर, उसकी यूनिट क्या होती है, उसे किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। तो अपना आंसर अपनी कॉपी में लिखिए, गैस करिए, सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। आंसर मैं आपको रिवील कर रहा हूं। आंसर शुड बी, मुझे उम्मीद है मुझे पॉज करके अपना आंसर आपने कॉपी में लिखा ही होगा। आंसर रिवील करें तो आंसर शुड बी द सेकंड वन, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इसे मैं मीटर स्क्वायर पर ग्राम के रूप में भी कह सकता हूँ। इसे मैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब के रूप में भी कह सकता हूँ। फर्क समझे क्या? फर्क क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एरिया जो कि वेट से रिलेटेड है, वेट मतलब समझे, यानी जो हम ग्राम वैल्यू कह रहे हैं वेट के रूप में, यही यहाँ पर भी यही बात हो रही है, लेकिन यहाँ एरिया का संबंध बताया गया है सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम के साथ। समझ रहे हो? तो इसी चीज़ को हमने यहाँ आपके सामने किताब के पन्ने से भी रिलेट किया है ना? वहाँ पे ये साफ-साफ पैराग्राफ लिखा गया है कि स्पेसिफिक एरिया ऑफ सॉइल जो है, उसे आप किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम और पर सेंटीमीटर क्यूब आल्सो। तो ध्यान रखना है इसे, यानी इसे हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट वेट और वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। पर यूनिट वेट या वॉल्यूम भी, दोनों बातों को दिमाग में रखना है। समझ गए? अब नीचे देखो क्या लिखा गया है कि अगर स्फेरिकल हमारे एग्रीगेट हैं, या हमारा स्फेयर के रूप में अगर कंसिडर कर रहे हैं मिट्टी को, तो उस कंडीशन में देखो, स्फेयर का आपने 10वीं कक्षा में कभी 10th क्लास के अंदर मैथ्स की बुक में पढ़ा होगा, है ना? आप कहेंगे कल क्या पढ़ा था वो याद नहीं है, दस 10वीं में तो क्या पढ़ा था। खैर, शायद कहीं न कहीं दिमाग में पड़ा हो आपके कि देखो, स्फीयर का जो सरफेस एरिया है, उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर के रूप में कंसीडर करते हैं। इसका जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब के रूप में कंसीडर किया जाता है। काट-पीट के वैल्यू देखी जाए तो आंसर क्या आ रहा है देखो, 3 अपॉन आर आ रहा है। 3 अपॉन आर आ रहा है। ये क्यों बताना चाह रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में सॉइल वाटर से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट, कैपिलरी वाटर का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया हो। याद है क्या वहाँ? कैपिलरी वाटर कितना ऊपर चढ़ेगा, इस बात के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। याद है क्या? ये फॉर्मूला है। अब यहाँ सभी की वैल्यूज जब पुट करते हैं, यानी टेंशन की वैल्यू cos थीटा 90, आई थिंक cos 0, यानी वैल्यू पूरी हम 1 मान के चलें, और रो जी और आर, मतलब इन सभी की वैल्यूज पुट करके जाए, है ना? आर को छोड़ के सारी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करें तो एच कितना आता है, 0.30 अपॉन डी, यानी डायमीटर के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, या एच इज इक्वल टू 0.15 अपॉन आर के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये भी एक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांसेस इसी के हैं। तो ये पार्ट तो आपके दिमाग में होगा। साथ में इसे भी रख लेना कि भाई 3 अपॉन आर को हम किस लिए काम में ले रहे हैं। तो सरफेस, स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सॉइल, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सॉइल से रिलेटेड करके भी हमने याद रखा है। तो जो मैंने बात बताई आपको, उससे रिलेटेड 2 सवाल मैंने रख दिए हैं। इनका जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। क्योंकि देखो, जो मैंने बोला वही समझाया वही तो है, आसानी से इसका आप जवाब बता सकते हो। अब आपकी किताब के अंदर, यानी आई ट्रिपल एस के अंदर, ये मेंशन किया गया है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट क्ले मिनरल्स हैं, जैसे कि केओलिनाइट, इलाइट, मोंटमोरेलानाइट, क्लोराइड और वर्मिकुलाइट, तो इनके डाटा हो सकता है आपको दिमाग में याद ना रहे, लेकिन सीक्वेंस जरूर याद रखना। कि हो सकता है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया का आपसे सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जरूर दिमाग में रखना कि सबसे आगे हमारा बैठा है वर्मिकुलाइट,
उसके बाद है मोंटमोरिलोनाइट, उसके बाद हमारे पास है क्लोराइट, है ना? और उसके बाद हम कह सकते हैं इलाइट, और सबसे कम हम कहेंगे तो केओलिनाइट, राइट? तो इस तरह से एक सीक्वेंस आप अपने दिमाग में ज़रूर रखेंगे। अब आप में से कई स्टूडेंट होंगे जिनको चमकेगा दिमाग में कि चमकेगा मतलब दिमाग में आएगा कि कई बार एग्ज़ाम में या हम कह सकते हैं कुछ जगह पे इंटरनल सरफेस एरिया को अलग रिप्रेज़ेंट करते हैं और हम कहते हैं एक्सटर्नल सरफेस एरिया को अलग रिप्रेज़ेंट किया जाता है। तो आई थिंक जितना मेरे दिमाग में मेमोरी के अंदर आ रहा है, तो आई थिंक एक्सटर्नल सरफेस एरिया मोंटमोरिलोनाइट का ज़्यादा बताया जाता है एज़ कम्पेयर टू वर्मिकुलाइट। आगे का सीक्वेंस तो लगभग सेम है। जबकि इंटरनल का अगर हम देखें तो वहाँ वर्मिकुलाइट का ही स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इंटरनल एरिया जो है वो ज़्यादा बताया जाता है। तो मुझे जितना याद आ रहा है मैंने उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आपको लगे मैं गलत बता रहा हूँ या आपके पास कोई सोर्सेज़ हो कि नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ दिया गया है, कॉन्ट्राडिक्टरी लगे मेरे बात से आपको बात, तो मुझे बताइएगा। मैं भी कोशिश करूँगा एडिटिंग के टाइम पे अगर मुझे वो सोर्स मिलेगा तो मैं ऐड कर दूँगा। अभी जो दिमाग में आया मैंने वो रख दिया। चलो ख़ैर, तो ये था पार्ट स्पेसिफिक सरफेस एरिया का जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कोई अ, पार्टिकल है, जैसे कि अगर हम कहें ये बड़ा सारा पार्टिकल है, जिसे हम कहते हैं सैंड का पार्टिकल लेट्स से, है ना? अगर इसे तोड़ दिया जाए या कोई भी बड़ा सॉइल का पार्टिकल इसे तोड़ दिया जाए, है ना? तो और छोटे-छोटे भागों में अगर ये टूट जाता है, लेट्स से 3 भागों में टूट गया, तो क्या इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा ज़रा बताइए? स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या ये बढ़ जाएगा या ये घट जाएगा? क्या लगता है आप? जो लोग सॉइल साइंस पढ़े हैं, जिन्हें पकड़ है चीज़ों पर, वो आसानी से समझ पाएँगे कि जितना ज़्यादा तोड़ोगे स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ज़्यादा बढ़ता है ना? जैसे कि यही बात मैंने कई बार एग्ज़ाम्पल आपको बताया है कि अगर हम कहें ये मेरी आपको मुट्ठी दिख रही है, तो इसके अंदर ये एरिया कहाँ-कहाँ अवेलेबल है, ये सारा कंप्लीट एरिया जहाँ पर रिएक्शन हो सकती है ना? यहाँ पे कोई कैटायन एक्सचेंज हो सकता है, यहाँ पे एनायन एक्सचेंज हो सकता है, ये कंप्लीट एरिया जो आपको दिख रहा है, ये अवेलेबल है किसके लिए? रिएक्शन के लिए। अगर ये टूट जाए मतलब देखो ये टूटने के बाद ऐसे कह रहा हूँ कि बिखर गया है लेट्स से, तो बिखर गया तो देखो ये एरिया भी अवेलेबल हो गया, ये एरिया भी अवेलेबल हो गया, ये एरिया भी अवेलेबल है जहाँ पर रिएक्शन हो सकती है। पहले तो सिर्फ यहाँ हो सकती थी, आपने कहा कि ये टूट गया तो अब देखो ये भी एरिया अवेलेबल हो गया। सिमिलरली अभी हम कह रहे थे कि देखते हैं कि सिर्फ इस एरिया के ऊपर कंप्लीट क्या हो सकती थी? रिएक्शन हो सकती थी। लेकिन जब आपने तोड़ दिया तो ये और भी एरियाज़ अवेलेबल हो गए देखो, है ना? क्योंकि यही तो आपस में जुड़ा हुआ था तो ये और कंप्लीट एरियाज़ अवेलेबल हो जाएँगे। आप कहेंगे तो साइज़ तो छोटा हो गया ना, बिल्कुल, साइज़ भले छोटा हो गया हो, लेकिन जब भी आप इसे फ़ॉर्मूलेट करेंगे, फ़ॉर्मूले अप्लाई करके देखेंगे, तो जितना n नंबर ऑफ टाइम्स चीज़ें टूटेंगी, जितना ज़्यादा टूटेगा, उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना बढ़ता हुआ देखेंगे हम। तो ये की पॉइंट दिमाग में ज़रूर रखना। इसीलिए कहते हैं हमारी जो क्ले है ना? या जो हम कह सकते हैं सेकेंडरी अरे भाई! जो हमारी क्ले है, उसके अंदर तो हम कह रहे थे जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, उन क्ले पार्टिकल्स के अंदर हम कहते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और इसी कारण उसी के ऊपर उसे ही हम साइट ऑफ क्या कहेंगे? रिएक्शंस कहेंगे, ज़्यादा रिएक्शंस यहीं होती हैं, है ना? तो चलो ख़ैर, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें, तो क्वेश्चन आ रहा है कि प्रिज़्मेटिक और कॉलमनर के बीच में डिफरेंस बताना है आपको। ऑप्शंस पढ़े बिना आपका दिमाग क्या जवाब दे पाता है? ज़रा सोचिए, अगर आपसे आप अपने आप दिमाग से पूछिए कि प्रिज़्मेटिक और कॉलमनर के बीच में डिफरेंस क्या है? सॉइल स्ट्रक्चर क्योंकि मैं कह रहा हूँ हर वीडियो से पहले कि किताब पढ़ के आओ और किताब पढ़ के आए हो तो क्या बिना ऑप्शंस देखे दिमाग में बताता है आपका दिमाग? अगर हाँ, तो अच्छी बात, है ना? क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बात है। प्रिज़्मेटिक और कॉलमनर में क्या डिफरेंस है? प्रिज़्मेटिक जिसके एज जो है वो शार्प हैं, जबकि कॉलमनर जिसके हम कहते हैं एजेस जो है वो गोलम-गोल हैं, है ना? राउंडेड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आंसर शुड बी द सी, है ना? अपनी कॉपी में आई होप आपने सही गेस किया होगा। और भी जो टाइप्स हैं जिसको अगर हम बात करें जैसे ब्लॉकी या हम कहें ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो उसको भी हम है ना? तो ब्लॉकी या सब एंगुलर ब्लॉकी के रूप में एंगुलर ब्लॉकी और सब एंगुलर ब्लॉकी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मतलब शार्प, सब एंगुलर मतलब इसमें राउंडेड पार्ट है। प्रिज़्मेटिक या प्रिज़्म लाइक के अंदर कहें तो प्रिज़्म लाइक के अंदर भी 2 बातें हैं, एक प्रिज़्मेटिक है, एक हम कहते हैं कॉलमनर है ना? तो जो भी आपसे देखा गया पूछा गया था। और जो प्लेट लाइक है उसमें एक प्लैटी है और दूसरा हम कहते हैं लेमिनार है। प्लैटी है तो पतली हम कह सकते हैं या सॉरी थिक कंसिडर करते हैं, जबकि लैमिनार मतलब पतली-पतली लेयर्स हैं। ये बात साफ-साफ यहाँ लिखी गई है। कहाँ लिखी गई है भैया? यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हेन पैड्स आर थिक जब थिक हैं तो उसे प्लैटी कहा जाता है। ठीक है ना? इस तरह से दिमाग में रखें और कोलमनार जो है वो थिन कंसिडर किया जाता है। सॉरी
क्या बोल गया ना जाए, लेमिनार जो है उसके अंदर उसे थिन कंसिडर करते हैं। अब बात करें स्फेरिकल के अंदर या स्फेयर लाइक के अंदर, तो दो बातें आ जाती हैं। एक होता है क्रम्ब लाइक, या जिसको हम कह सकते हैं, और एक ग्रेन लाइक। क्रम्बी के अंदर नंबर ऑफ पोर्स ज्यादा होते हैं। तो की पॉइंट्स आई होप आपके दिमाग में हैं, और नहीं है तो इस पे पॉज करते हुए ध्यान से इसे पढ़ लेना। कौन सा स्ट्रक्चर कौन से क्लाइमेट से रिलेटेड है। सेलाइन सॉइल के अंदर, एल्कलाइन सॉइल जो एरिड सेमी एरिड रीजन्स के अंदर है, वहां पर जो हम कह रहे हैं सॉइल स्ट्रक्चर है, बी ओरिजिन का स्ट्रक्चर है, वो कैसा है। इस तरह की इंपॉर्टेंट बातें जरूर याद रखना, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। स्ट्रक्चर की कुछ और तस्वीर रखी गई है, इन डायग्राम्स को आप ऑब्जर्व करें। और अब बात कर रहे हैं हम क्लासेस और ग्रेड की। देखो टाइप्स तो मैंने आपको क्या बताया, चार तरह के टाइप्स देख लिया आपने। ग्रेड कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। और आपसे पूछें क्लासेस कितने तरह की हैं, तो आप कहेंगे पांच तरह की क्लासेस हैं। कौन सी पांच, तो हम कहेंगे वेरी फाइन, फाइन, मीडियम, कोरस और वेरी कोरस, है ना। वेरी फाइन, फाइन, मीडियम, कोरस और वेरी कोरस दिमाग में रखनी है। जबकि ग्रेड हम कहें तो वो है वीक, मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग। अब एक बार, अच्छा ये भी ध्यान रखें कि ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारे को जो टेबल में दिया है दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ग्रेड, क्लासेस, और हम कहें, चलो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन रखा है तो उसके बारे में बात नहीं करते। अच्छा, एक बात हाँ मुझे याद आ रही है कि सॉइल स्ट्रक्चर जो है उसके बेसिस पे अगर आपको नॉमेनक्लेचर करना है, नॉमेनक्लेचर का मतलब समझते हो। नॉमेनक्लेचर करना है को मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर नाम देना है अगर किसी मिट्टी को, तो उसमें क्या पहले ग्रेड का नाम आएगा, या टाइप का नाम आएगा, या क्लास का नाम आएगा। तो हम याद रखेंगे जीसीटी, है ना। जीसीटी, जीसीटी मतलब क्या है, पहले ग्रेड का नाम लिखा जाता है, उसके बाद क्लास का नाम लिखा जाता है, और उसके बाद हम कहते हैं टाइप का नाम लिखा जाता है। तो इसे सीक्वेंस को याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ग्रेड मतलब लेट से मैंने वीक है, मॉडरेट है, स्ट्रांग है, पहले क्या है वो बताऊंगा। तो उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह की क्लास में आता है, यानी वेरी फाइन है, या फाइन है, मीडियम है ना, कोरस है, वेरी कोरस है, ये वो बताऊंगा। वीक, कोरस, है ना। उसके बाद मैं बताऊंगा कि वो ब्लॉकी है, या मतलब सब एंगुलर ब्लॉकी, या एंगुलर ब्लॉकी। इस तरह से मतलब समझ गए, एक सीक्वेंस फॉलो होता है इसके नॉमेनक्लेचर में, या उसका सॉइल स्ट्रक्चर का नाम दिया जाए तो उसके अंदर। आई होप ये बात आप जानते थे, नहीं जानते थे तो प्लीज इसे दिमाग में जरूर रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल के अंदर। नेक्स्ट सवाल, आप कहेंगे कि आप सवाल कम कराते हो, बातें ज्यादा करते हो, है ना। तो पर्पस तो यही है दोस्तों कि भाई हम सिलेबस कवर कर सके इन क्वेश्चंस के जरिए। चलो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, कि एक सॉइल स्ट्रक्चर लेस कंसिडर की जा रही है, और उसके अंदर कोई क्लीवेज लाइन नहीं है, और कोई एग्रीगेशन नहीं देखा जा रहा। जबकि दूसरी बात कह रही है कि मैसिव स्ट्रक्चर पाया जाता है पडल्ड सॉइल के अंदर। क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या एक सही एक गलत, या दोनों गलत। क्या लगता है आप, क्या लगता है आप। अपनी कॉपी में आंसर लिख लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आंसर होगा दोस्तों इसका थर्ड, यानी दोनों बातें सही है। वास्तव में क्या है, जब स्ट्रक्चर लेस कंडीशन की बात होती है, जब स्ट्रक्चर है ही नहीं कोई, स्ट्रक्चर लेस कंडीशन की बात हो रही है, तब वहां बात आती है दो तरह की चीजों की। एक हम कह देते हैं सिंगल ग्रेड, और दूसरा हम कह सकते हैं मैसिव स्ट्रक्चर। इसे सिंपल स्ट्रक्चर के रूप में भी कहा गया है, नई आई ट्रिपल एस के अंदर सिंपल स्ट्रक्चर के रूप में भी कहा गया है। सिंपल स्ट्रक्चर को दो तरह से समझा गया है। सिंगल ग्रेन का मतलब समझते हैं, अगर मेरे हाथ में रेत हो, डेजर्ट सॉइल हो, है ना, किसकी बात हो रही है, सिंगल ग्रेन मतलब रेत हो या डेजर्ट सॉइल हो, है ना, डेजर्ट सॉइल की बात हो रही है, तो वो जो मिट्टी है वो हर एक कण अपने एक दूसरे से दूर भागता है। हवा आती है तो सारे कण उड़ के चले जाते हैं, है ना, क्योंकि इनके बीच एग्रीगेशन नहीं है, इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम है। तो इस कारण से ये मिट्टी के हर पार्टिकल एक दूसरे से अलग रह पाता है, तो इसे हम कहते हैं सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। जबकि मैसिव का मतलब क्या हुआ, यहाँ भी स्ट्रक्चर तो नहीं है कोई, लेकिन पार्टिकल आपस में पास पास रहते हैं, इनके अंदर कुछ एग्रीगेशन है या आपस में पास है। हाँ, तो ये स्पेसिफिक कंडीशन आपको क्या बताई गई है, पडलिंग के दौरान बताई गई है। पडलिंग का मतलब समझते हैं आप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। चावल की खेती के दौरान खेत पे पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। तो कहते हैं ना कि पडलिंग से सॉइल का स्ट्रक्चर खराब खत्म हो जाता है ना, ताकि उसमें आराम से पौधा लगा सके हम। बल्क डेंसिटी ऊपर ऊपर की जो मिट्टी है उसकी कम होती है, नीचे की ओवरऑल बताते हैं बल्क डेंसिटी बढ़ जाती है। चलो खैर, पडलिंग की बात हम क्या कर रहे हैं कि पडलिंग के केस में हमें मैसिव स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है। और अगर सूखा है मैसिव स्ट्रक्चर, है ना, ये तो चलो पडलिंग का केस है, साथ में अगर सूखा है, सूखा पत्थर जैसी मिट्टी है, बहुत ज्यादा मजबूत है, उसको दीवार पे मारोगे तो भी ना टूटे, तब भी उस कंडीशन में उसे मैसिव कह सकते हैं हम। मैसिव मतलब उसका स्ट्रक्चर भले ही कोई ना हो, लेकिन वो है मजबूती से एग्रीगेटेड, ठीक है ना।
चलो खैर, इस तरह की कुछ बातें होती हैं, तो इसी के बिहाफ़ पे यहाँ रखा गया था और ये दोनों बातें सही हैं। जो टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर जो मैं कह रहा था कि नई IEEE में थोड़ा अलग क्लासिफ़ाई करते हुए दिखाया गया है, तो उसे भी प्लीज़ अपने दिमाग में रखना कि टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर को हम सिंपल और कंपाउंड के रूप में भी बाँटा हुआ देखते हैं। सिंपल और कंपाउंड स्ट्रक्चर। सिंपल के अंदर 2 कंडीशंस रखी गई हैं। सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर हम कह रहे हैं, एक है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर और दूसरा हमने कहा मैसिव स्ट्रक्चर को कहा गया है। जबकि सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो रही है, पार्टिकल्स आर कंप्लीटली अनअटैच्ड टू ईच अदर, जो कि हम कह रहे थे रेत के कण एक दूसरे से अलग होते हैं, है ना? केस ऑफ लूज सैंड वाली कंडीशन को बताया गया है। व्हाइल द मैसिव स्ट्रक्चर पार्टिकल्स आर बाउंड लार्ज कोहेसिव। लेट्स से मैं आपको कह रहा हूँ कि ड्राई सीविंग की बात करें, है ना? जैसे कि ये पेन काम करना बंद कर देता है बीच-बीच में। चलो, हम बात कर रहे हैं ड्राई सीविंग की, जो आपने अगर फर्स्ट केस में हम बात कर रहे हैं, केस 1 की बात चल रही है कि ड्राई सीविंग आपने करी और आपको मीन वेट डायमीटर मिला, लेट्स से 3 मिलीमीटर, और मैं कहूँ आपने फिर ड्राई वेट के बाद आपने वेट सीविंग को भी आज़माया सेम मिट्टी के अंदर, और वेट सीविंग के दौरान आपको डायमीटर मिला 2 मिलीमीटर। तो एक आसानी से आप बता सकते हैं कि CMWD कितना होगा? यानी चेंज इन मीन वेट डायमीटर कितना है? 3 माइनस 2, यानी 1, 1 का डिफरेंस है। वही सेकंड केस की अगर अपन बात करें, यानी ड्राई सीविंग के दौरान अभी भी मैं लेट से कह रहा हूँ कि मीन वेट डायमीटर कितना है? 3 मिलीमीटर ही है। लेकिन दूसरी स्थिति के अंदर अब हम ये देख रहे हैं कि वेट सीविंग, यानी कोई दूसरी मिट्टी उठा के लाए हैं, उसके अंदर मीन वेट डायमीटर अब की बार वेट के दौरान आया लेट से 1 मिलीमीटर का। तो अब की बार CMWD कितना आया बताओ? CMWD आया 2। तो एक कंडीशन में 1 आया, इसमें 2 आया। तो जिसमें हम कह रहे हैं कि मीन वेट डायमीटर जो है ज़्यादा आ रहा है पानी की उपस्थिति में। पानी उपस्थित था, फिर भी ज़्यादा आया डायमीटर। उस कारण से वैल्यू क्या आई? कम आई। पानी की स्थिति में डायमीटर छोटा हो गया, मतलब ये ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, स्ट्रक्चर कम अच्छा है। पानी की स्थिति में, है ना, मीन वेट डायमीटर 1 ही रह गया, यानी ये स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है ना? तभी तो ये CMWD की वैल्यू बड़ी आई। तो इसलिए कहा जाता है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि अगर इसकी वैल्यू कम होगी, ये लोअर होगी ना, तो इसका मतलब आप कहेंगे कि स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। समझ में आई क्या मेरी बात? नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे पॉज़ करके थोड़ा-सा पीछे जाइए, एक बार वापस सुनिए इस एग्ज़ाम्पल को। आई एम रियली श्योर ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई हार्ड रॉकेट साइंस तो पता ही नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि पानी की उपस्थिति जो है वो कहीं न कहीं डिसाइड कर रही है कि पानी की स्थिति में भी अगर पार्टिकल का मतलब उसका साइज़ 2 मिलीमीटर है, पानी की स्थिति में 1 मिलीमीटर है, तो इस कारण से आपका देख रहे हैं CMWD ज़्यादा या कम आता है। उस कारण से इसका अपोज़िट बताया जाता है, CMWD कम तो स्टेबल ज़्यादा माना जाएगा, CMWD ज़्यादा तो स्टेबल कम मतलब स्ट्रक्चर कम अच्छा माना जाएगा। तो थोड़ा पॉज़ लेकर समझिएगा, है ना? कई सारी बातें होती हैं जो ट्रेडिशनली आपने अलग-अलग क्लासेस में सुनी होती हैं, तो वो तो आसानी से समझ आ जाती हैं। लेकिन अब कोई कुछ नया बताता है, तो वो थोड़ा-सा एक बार ऐसा लगता है, अरे! क्या बता दिया? तो पॉज़ करके समझिएगा। और हम जो बात कर रहे थे मीन वेट डायमीटर की, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे निकाला जाता है? तो इसका एक एग्ज़ाम्पल IEEE में रखा गया है, इसे आप देख सकते हैं। ज़्यादा फँसना नहीं है इसके अंदर। जैसे कि सीव साइज़ की अलग-अलग क्लासेस दे रखी हैं देखो, और वेट ऑफ एग्रीगेट दे रखा है आपको अलग-अलग, है ना? और मीन डायमीटर कैसे निकाला? मीन मतलब एवरेज। देखो 4 का तो 4 ही हो गया एवरेज, 4 और 2 का एवरेज कितना आया? 3, 2 और 1 का एवरेज आया 1.5। इस तरह से एवरेज निकाल रखे हैं। ये हो गया एवरेज ऑफ डायमीटर। फ्रैक्शन ऑफ टोटल वेट, जो मैं आपको कह रहा था डब्ल्यू, स्मॉल WI, उसे निकालने के लिए क्या करना है? उसे निकालने के लिए ये जो आपका स्पेसिफिक हम कहें वेट है, यानी 12 पॉइंट, यानी एक एग्रीगेट का जो वेट है उसके अंदर टोटल भार कितना था मिट्टी का, यानी 25 का भाग लगाओगे, हाँ? तो उससे आपका आंसर निकल सकता है, राइट? 12 पॉइंट अगर हम करें, 12 के अंदर भाग लगाएँ 25 का, तो आंसर कितना आ सकता है? 0.485 आ सकता है। तो इस तरह का फ्रैक्शनल वैल्यूज़ निकलेगी, और जब ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ आ जाती है और एक ये एवरेज वैल्यू आ जाती है, तो इन दोनों की मल्टिप्लिकेशन और इनका समेशन निकालेंगे, तब जाके आपको मिलता है मीन वेट डायमीटर। अभी बात समझ में आई तो ठीक, नहीं आई तो ज़्यादा फँसना नहीं है इसमें। मैं बस चाह रहा हूँ कि अगर ये आपकी IEEE में है तो आपको समझ में आया हुआ होना चाहिए, इसलिए मैंने बस ये बात रख दी। चलो ख़ैर, क्योंकि ज़रा एग्ज़ाम में जनरली नहीं आता है इस तरह का कोई सवाल, बट नॉलेज ये दिमाग में होना चाहिए, इसलिए मैंने रखा है। नेक्स्ट एक पैरामीटर दिया गया है स्टेबिलिटी इंडेक्स, और देखो यहाँ कहा है कि ये इनडायरेक्ट इंडेक्स है। गौर फरमाओ, ये इनडायरेक्ट इंडेक्स है। तो डायरेक्ट क्या है? सॉइल स्ट्रक्चर का डायरेक्ट एनालिसिस करना है तो
माइक्रोस्कोप लगाओ और देख लो सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है। लेकिन इनडायरेक्ट देखना है तो आप मीन वेट डायमीटर देखते हो, तो आप चेंज इन मीन वेट डायमीटर देखते हो, वाटर ड्रॉप मेथड काम में लेते हो, या आप स्टेबिलिटी इंडाइसिस जो आपका ये स्टेबिलिटी इंडेक्स देख सकते हो, या स्ट्रक्चर कोफिशिएंट देख सकते हो। इस तरह की बातें हैं आपके एट्रिक। तो ये अलग अलग चीजें जो है वो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आती हैं। तो आपको इसमें से एक बात बतानी है कि बताओ ये स्टेबिलिटी इंडेक्स क्या है। ये स्टेबिलिटी इंडेक्स क्या है? अगर किताब पढ़ी है तो बहुत आसानी से बता सकते हो, इसका आंसर होगा फर्स्ट, यानी इट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्ले प्लस सिल्ट। है ना, हमें दो अलग अलग मेथड देखने हैं। एक मेथड है मैकेनिकल एनालिसिस, जिसमें आप सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट डाल के पार्टिकल को अलग करते हो, और उसके बाद आप देखते हो कि सैंड कितना है, सिल्ट कितना है, क्ले कितना है, मैकेनिकल एनालिसिस। एक आप कह रहे हैं वाटर सस्पेंशन, पानी में कितना कोई पार्टिकल लटक गया, सस्पेंड रह गया, एक तरह का ये मेथड वाटर सस्पेंशन। इन दोनों ही मेथड से आपने देखना है कि क्ले प्लस सिल्ट का कंटेंट कितना है। क्ले प्लस सिल्ट का कंटेंट कितना है, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? दो अलग अलग मेथड हैं और दोनों के बाद में कंपैरिजन देखना है। अच्छा, ये मेथड काम में लिया तो क्ले प्लस सिल्ट कितना आया, ये मेथड काम में लिया तो क्ले प्लस सिल्ट कितना आया। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये बताता है स्टेबिलिटी इंडेक्स को। ये जो डिफरेंस जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हम कहते हैं बेहतर बताया जाएगा स्ट्रक्चर। जितना बड़ा डिफरेंस उतना बेहतर बताया जाएगा कि भाई क्ले और सिल्ट का डिफरेंस जितना ज़्यादा रह रहा है, उस स्थिति में आपको याद रखना है कि ये सॉइल स्ट्रक्चर बेटर माना जाए। जब हमने बात करी मीन वेट डायमीटर की, है ना, तो या हमने कहा चेंज इन मीन वेट डायमीटर का, तो एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है दोस्तों जिसको आप याद रखें, जो कि है स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट। तो उसका फॉर्मूला प्लीज अच्छे से दिमाग में रखना। स्पेसिफिकली 0.025 मिलीमीटर बाय मैकेनिकल एनालिसिस, और उससे 0.025 से कम एट वेट सील। तो इसमें कितना पार्टिकल का परसेंटेज है, एग्रीगेट्स का कितना परसेंटेज है, इसके रिलेटेड एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसको हम कहते हैं D-S/S। ये हो गया चौथा पार्ट, है ना। एक पांचवा पॉइंट मुझे वो भी याद आ रहा है, वाटर ड्रॉप मेथड, जो आई थिंक मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। वाटर ड्रॉप मेथड होता है इसमें, है ना, कि पानी की बूंदों को एग्रीगेट्स के ऊपर गिराते हैं। आई थिंक 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई से पानी की बूंदें गिराई जाती हैं, और कितनी बूंदों से सॉइल एग्रीगेट टूट गया उससे बताया जाता है उसका स्ट्रक्चर मजबूत है या नहीं। चलो खैर, ये एक समरी रखी है मैंने जो आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, यहाँ देखो, जियोमेट्रिक मीन डायमीटर भी है। जियोमेट्रिक फॉर्म बस एक तरह की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इस तरह से दिमाग में रख लो, ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो रिलेशंस है ना दोस्तों, ये बहुत दिमाग में रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें स्पेसिफिकली CMWDG तो अनेक बार पूछा गया है कई सारे एग्जामिनेशंस में, तो प्लीज़ इसे दिमाग में रखना। इस साल ASRB नेट में आ सकता है, याद रखना। चलो, अब हम बात करें कि बताओ फ्लॉक्यूलेशन और एग्रीगेट फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है? क्या बता सकते हैं? फ्लॉक्यूलेशन और एग्रीगेट फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है? फ्लॉक्यूलेशन और एग्रीगेशन में क्या फ़र्क है? ऐसा समझ लीजिए। तो कई सारे, हाँ, अब इसमें भी ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप आसानी से एलिमिनेट करते हुए आंसर गेस कर सकते हो, है ना? तो अपना आंसर 10वें क्वेश्चन का सही लिखना। आंसर रिवील करूँ? आंसर शुड बी द सेकंड वन। फ्लॉक्यूलेशन में है बस पार्टिकल का पास आना। इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमेना रिजल्टिंग इन अनस्टेबल सिल्ट साइज फ्लॉक्यूल्स, है ना। जैसे कि हम कहें पार्टिकल का पास में आना, फ्लॉक्यूल्स बनाना, पास में आना फ्लॉक्यूल्स बनाना, ये वापस बिखर भी सकते हैं। अनस्टेबल बताया है कि ये आ तो गए पास में, पर इनका पास आना एग्रीगेशन है, सॉरी फ्लॉक्यूलेशन है। ये फ्लॉक्यूल बनाना फ्लॉक्यूलेशन है। लेकिन जब इनकी सीमेंटिंग हो जाए, इनके बीच में कुछ ऐसा आ जाए जिस कारण ये अब अलग नहीं हो पाएंगे, इनके बीच में ऑर्गेनिक मैटर आ जाए, इनके बीच में हम कहें सेस्क्यू ऑक्साइड्स आ जाए, इनके बीच में कोई हम कहें कैल्शियम कार्बोनेट आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए जो इनको जोड़ के रख सकता है, तब ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाता है, फ्लॉक्यूलेशन से बढ़कर एग्रीगेशन हो जाता है। एग्रीगेशन मतलब जिसके अंदर फ्लॉक्यूलेशन प्लस सीमेंटिंग भी ऐड हो जाती है, सीमेंटिंग हो जाती है, तब उसे आप कहते हो, सीमेंटिंग एजेंट्स आ जाते हैं जब, तब उसे आप क्या देते हो, एग्रीगेट फॉर्मेशन। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भाई ऑक्सीसोल और अल्टीसोल, जो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स के अंदर चले जाएं हम, वहां पे जो मिट्टी है उसके अंदर ये जो हाइड्रेटेड हमारे सेस्क्यू ऑक्साइड्स हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं, जरा बताइए। आंसर कैस करिए अपना अपनी कॉपी में, है ना। हमने हाफ पार्ट कवर कर लिया है, आधा और भाग बाकी है, 10 सवाल और देख रहे हैं, फटाफट से हो जाएंगे 10 सवाल। बताइए इसका आंसर क्या हो। आंसर रिवील करें तो आंसर शुड बी द सेकंड वन, दे अंडरगो इरिवर्सिबल डिहाइड्रेशन, है ना। इसके अंदर से पानी नहीं निकलेगा, है ना। दे गो इरिवर्सिबल डिहाइड्रेशन, फॉर्मिंग एक्सट्रीमली स्टेबल सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर। इससे जो पार्टिकल बनेंगे वो बहुत मजबूत बनेंगे।
इनके अंदर से पानी निकलने के बाद जो मिनरल बनेंगे बहुत मजबूत बनेंगे, इसे याद रखेंगे। दैट रेसिस्ट डिस्पर्जन, जो डिस्पर्जन को रेसिस्ट करेंगे, एंड इवन अंडर द इंटेंसिव कल्टीवेशन। इंटेंसिव कल्टीवेशन होने के बाद भी ये एग्रीगेट्स टूटेंगे नहीं, इस बात को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कि भाई हैवी टेक्सचर्ड सॉइल है, हाँ, क्वेश्चन को छोड़ो, मेरी बात सुनो। मैं आपसे पूछूं, एक क्ले या हैवी टेक्सचर्ड सॉइल है। अच्छा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्ले को हैवी टेक्सचर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकल, मतलब इसमें ट्रैक्टर चलाना मुश्किल है, इसलिए इसे हैवी टेक्सचर कहा जाता है। सैंडी, इसके अंदर ट्रैक्टर आसानी से चला सकते हो, उसको लाइट टेक्सचर सॉइल कहते हैं। ये बात पता है तुम्हें। अब हम कह रहे हैं कि हैवी टेक्सचर्ड सॉइल जो क्ले है, इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे बेहतर कर सकोगे, और सैंडी सॉइल में स्ट्रक्चर कैसे बेहतर कर सकते हो। स्ट्रक्चर को बेहतर करने का क्या तरीका है, तो वो कैसे करना है। हैवी टेक्सचर्ड सॉइल है, क्ले सॉइल है, तो उसमें जिप्सम का एडिशन करना, क्रॉप रोटेशंस को काम में लेना, है ना, इस तरह की जैसे कि आप देख सकते हैं बातें लिखी गई हैं। तो ये जब चीजें की जाती हैं तो बेटर हो पाएगा एग्रीगेशन। जबकि अगर हम बात करें सैंडी सॉइल में, तो ऑर्गेनिक मैटर डालो, ऑर्गेनिक मैटर डालने से पार्टिकल आपस में आ सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ग्लू की तरह काम करेगा, तो वहां वो चीज हो सकती है, सॉइल स्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है। आई होप इसका आंसर, अब मुझे इसे पॉज करके अपना आंसर गैस करो। आंसर रिवील करें तो आंसर होना चाहिए सेकंड वन, इन एडॉप्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन, जिप्सम एंड जिप्सम का एप्लीकेशन करना, एंड द यूज ऑफ रिच एंड रेज्ड बेड कल्टीवेशन, है ना, रेज्ड बेड कल्टीवेशन टू रिड्यूस एरेशन स्ट्रेस, है ना। तो इस तरह की चीजें अगर हम करते हैं तो क्ले स्ट्रक्चर या हैवी स्ट्रक्चर्ड सॉइल में, तो वहां ये स्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं। अब एक थोड़ा फैक्चुअल सवाल रखा गया है कि भाई पोरोसिटी किस में ज्यादा होती है, ये पिछला वीडियो से रिलेट कर सकते हो आप। पिछले सेशन में हमने अच्छे से बात करी थी कि क्ले के अंदर पोरोसिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है वो हमने पिछले सेशन में बात करी थी। तो बताओ, उस अकॉर्डिंग एक हिंट तो मैंने दे दिया, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अपनी कॉपी में 13 नंबर सवाल का आंसर आपने लिख लिया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आंसर अगर मैं रिवील करूँ तो आंसर होना चाहिए दोस्तों सेकंड, यानी सैंडी के अंदर सबसे कम है पोरोसिटी, जो कि कितनी बताई है, 30 से 45%। लोमी के अंदर 40 से 55, और क्ले के अंदर 45 से 60 सबसे ज्यादा बताई है। क्योंकि छोटे 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 पार्टिकल, सबसे सॉरी, पोर्स, माइक्रोपोर्स सैकड़ों करोड़ों की संख्या में है, इस कारण से यहाँ क्ले की पोरोसिटी ज्यादा होती है। इस बारे में हमने पिछले सेशन में बात करी थी। जरा इसका आंसर बताइए कि हाउ डज सॉइल कॉम्पैक्शन अल्टर द वाटर रिटेंशन एट लॉ सक्शन। अच्छा, लॉ सक्शन और हाई सक्शन का मतलब क्या है, पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये एक सॉइल का पार्टिकल है बड़ा सारा, एक पार्टिकल है छोटू सा, इसके ऊपर पानी की उपस्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये देख सकते हैं, ये पानी की उपस्थिति, जिसको आप कह सकते हैं पानी की पतली सी लेयर है, एड्सॉर्प्शन हो रखा है इसके ऊपर पानी, एक यहाँ पानी की लेयर है। तो कौन सा पार्टिकल पानी को ज्यादा मजबूती से पकड़ के रखेगा, किस मिट्टी का सक्शन ज्यादा है। आप कहेंगे छोटा पार्टिकल, जिसका छोटा, जो जितना छोटा पार्टिकल है पानी को उतना मजबूती से, इससे पानी उड़ाना ज्यादा मुश्किल है, इसका पानी खींच लेना, है ना, इतना ज्यादा सक्शन देना पड़ेगा, यहाँ सक्शन ज्यादा देना पड़ेगा इस लेयर को अगर आपको अलग करना है। जबकि बड़ी, अगर बड़ा पार्टिकल है तो उसको सुखाना आसान है, हाँ, तो वो वाली बात है। तो उसको हम कहेंगे कि बड़ा पार्टिकल है, सैंड पार्टिकल है, तो इसका सक्शन जो है वो क्या होगा, कंपेरेटिव कम हो। तो सक्शन का मतलब एक तरह से ऐसे होता है। और इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर हम पानी ज्यादा देखें, है ना, अगर सेम पार्टिकल साइज है लेट्स से, और पानी इसके ऊपर कम है, और इसके ऊपर पानी बहुत ज्यादा है, बहुत सारा पानी है इसके चारों तरफ, तो बताओ सक्शन किसमें आसानी से हो पाएगा। जहां ज्यादा पानी है वहां से आसानी से निकलेगा। भाई यहाँ ज्यादा पानी है तो उसको सक करना, हटा लेना ज्यादा मुश्किल, ज्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू दिस, कि यहाँ कम पानी है तो ज्यादा मजबूती से पकड़ में है। तो लो सक्शन हाई सक्शन का मतलब तो पहले समझ में आना चाहिए। अब इस स्थिति में सवाल क्या पूछा गया है कि भाई वेल एग्रीगेटेड सॉइल है और हाई सक्शन वाली स्थिति है, मतलब ज्यादा खींचना पड़ेगा, पानी का अमाउंट कम है ना, वेल एग्रीगेटेड सॉइल में। लॉ सक्शन बताया है, अच्छा, एट लॉ सक्शन वर्सेस हाई सक्शन, अच्छा इन दोनों को कंपेयर किया है। ओके ओके, हाउ डज द सॉइल कॉम्पैक्शन, सॉइल कॉम्पैक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा है। तो अब अपना आंसर गैस करने की कोशिश करो। मैंने हाई सक्शन और लॉ सक्शन को आपको समझाने की कोशिश करी है। कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है आप सोचिए, दिमाग लगाइए, आंसर क्या होना चाहिए। आंसर रिवील कर दूं, आंसर होना चाहिए इसका सेकंड वन, कि कॉम्पैक्टेड सॉइल शोज डिक्रीज्ड वाटर कंटेंट at low suction because compaction destroys
लार्ज पार्टिकल। क्या मतलब समझ आ रहा है? कि ये कह रहा है कि कॉम्पैक्शन जब आप करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं तो होता क्या है? मान लेते हैं ये सॉइल के पार्टिकल्स थे, इनको आपने कॉम्पैक्शन दिया, हाँ, ऊपर से दबाव दिया। कॉम्पैक्शन का मतलब क्या है? ऊपर ट्रैक्टर चल गया, दबाव आ गया, है ना? बहुत जब दबाव आता है तभी कॉम्पैक्शन होता है। जब कॉम्पैक्शन होगा तो उससे क्या होगा? उससे ये जो मैक्रोपोर्स होते हैं दोस्तों, मैक्रोपोर्स जो है वो कम हो जाते हैं। मैक्रोपोर्स कम हो जाते हैं। जबकि ऐसा कॉम्पैक्शन होने के कारण माइक्रोपोर्स जो होते हैं दोस्तों वो बढ़ जाते हैं। कि बड़ा स्पेस खत्म होगा तो छोटा स्पेस तो बनेगा, एक क्या अनेक बनेंगे, है ना? तो वो वाली बात है। तो माइक्रोपोर्स क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात। तो यही बात कही गई है कि जब आप कॉम्पैक्शन करते हैं तो उस कारण मैक्रोपोर कम हो गए और माइक्रोपोर बढ़ गए। तो उस कारण से, है ना? और माइक्रोपोर्स कम होने की तो कोई संभावना है ही नहीं। ऐसा नहीं कहेंगे अच्छा बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्शन हुआ तब शायद माइक्रोपोर्स के ऊपर बात, मतलब कम होने की बात कर सकें। लेकिन जनरली हम कह रहे हैं कॉम्पैक्शन के कारण मैक्रोपोर्स कम हो जाते हैं। तो यही बात कही गई है कि कॉम्पैक्टेड सॉइल शो डिक्रीज्ड वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पैक्शन से लार्ज इंटर एग्रीगेटेड पोर्स यानी मैक्रोपोर्स कम हो जाएंगे। मैक्रोपोर्स कम हो जाएंगे तो इसलिए वाटर कंटेंट भी क्या कहा गया है इसमें? कम हो जाएगा। क्योंकि लॉ सक्शन की बात हो रही है। लॉ सक्शन का मतलब क्या समझा था आपने? लॉ सक्शन यानी जब पानी ज्यादा है, ज्यादा पानी है तो आसानी से जब वो हम कह रहे हैं पानी खिंच सकता है। उस कंडीशन लॉ सक्शन के अंदर हम कहें ज्यादा पानी वाली स्थिति के अंदर मैक्रोपोर्स कम हो गए तो फिर पानी हम कह रहे हैं कि डिक्रीज वाटर कंटेंट वाली स्थिति आएगी। और उल्टी बात कही है, व्हाइल द माइक्रोपोर्स गवर्निंग द हाई सक्शन रिमेन्स रिलेटिवली अनअफेक्टेड। जो माइक्रोपोर्स होते हैं वही हम कह सकते हैं कंट्रोल करते हैं किसको? हाई सक्शन वाली स्थिति को, जो कि क्या होंगे? अनअफेक्टेड रहेंगे कॉम्पैक्शन के कारण। तो प्लीज इस बात को याद रखना और इस चार्ट को भी थोड़ा ऑब्जर्व करना जो आपकी किताब में दी गई है। ये ग्राफ जो दिए गए हैं याद रखना कि लेट्स से एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करी गई है और इस सेक्शन में मैं कहूँ पानी का अमाउंट कितना है? इतना पानी का अमाउंट है। इसी सेक्शन पे अगर मैं पूछूं ये दूसरी मिट्टी के अंदर पानी क्या है? ज्यादा है। तो मतलब क्ले के अंदर पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल। ये तो किसी को आपको समझाने की जरूरत नहीं है। क्ले के अंदर नंबर ऑफ पोर्स ज्यादा है, इस कारण से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी भैया ज्यादा होती है। वहीं अगर हम बात करें इस तरह से कॉम्पैक्ट, वही बात है, एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर चलते हैं अपन तो और देखते हैं कॉम्पैक्टेड सॉइल में पानी ज्यादा आया और इसी सेक्शन पे अगर हम देखें तो जो हमारी एग्रीगेटेड सॉइल है उसमें पानी कम आया। एग्रीगेटेड से ज्यादा पानी है किसके पास? कॉम्पैक्टेड सॉइल के पास। क्यों? ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि कॉम्पैक्टेड सॉइल में आपके माइक्रोपोर्स बढ़ जाते हैं। गोल्डन लाइन है ये, कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कर लेना, बहुत जरूरी है ये। कॉम्पैक्टेड सॉइल में ज्यादा पानी क्यों? क्योंकि वहां पे आप कहोगे माइक्रोपोर बढ़ जाते हैं, इस कारण से उसके अंदर ऐसा होता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 15वें सवाल का जवाब बताओ मुझे क्या होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाता है आपको। इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या लगता है? कोरस सॉइल कैपिलरी एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एडसॉर्प्शन। कोरस मिट्टी के अंदर, हाँ, एक आपको बताई है कोरस मिट्टी यानी बड़े पार्टिकल्स। आई होप यहाँ तक 14 क्वेश्चन तक आपको बातें समझ आई गई होंगी। आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा फोकस करिएगा, है ना? और हम कह रहे हैं फाइन पार्टिकल्स हैं, ठीक है? दोनों स्थितियों में आपको क्या कह रहा है? कोरस पार्टिकल्स के अंदर कैपिलरी एक्शन ज्यादा जरूरी होता है और रिवर्स इज ट्रू फॉर द फाइन टेक्सचर सॉइल, यानी फाइन टेक्सचर सॉइल के अंदर एडसॉर्प्शन ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर एडसॉर्प्शन एक ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, जबकि कोरस पार्टिकल के अंदर हमने कहा कैपिलरी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। क्या ये बात सही है? और दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ना है अपने को कि भाई सॉइल टेक्सचर इज मोर इंपॉर्टेंट देन सॉइल स्ट्रक्चर इन कंट्रोलिंग द वाटर रिटेंशन एट लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल का मतलब याद रखो मैंने, कम पानी। कम पानी, कम पानी की स्थिति में, मिट्टी में पानी कम है तो वो लो पोटेंशियल की स्थिति है। लो पोटेंशियल वाली स्थिति के अंदर आप कहेंगे कि सॉइल स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट। सॉइल स्ट्रक्चर एक ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू सॉइल, सॉरी, सॉइल टेक्सचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू सॉइल स्ट्रक्चर। क्या लगता है, क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या मैंने दोनों स्टेटमेंट घुमा दिए हैं, गड़बड़ कर दिया है कुछ ना कुछ? क्या लगता है?
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 वेरी, अरे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर है सही है दोनों स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जब आप कह रहे हो ना कि बड़े पार्टिकल मैक्रोपोर्स हैं, तो मैक्रोपोर्स के अंदर जैसा कि आपने कहा था कि पार्टिकल अगर बड़ा है, जब मैं समझा रहा था सैंडी वाला पार्ट, जब अच्छा वही डायग्राम पे ही समझाता हूँ ताकि आपका दिमाग वहां पकड़ पाए उस चीज को, है ना। पार्टिकल अगर बड़ा है तो वहां एडसॉर्प्शन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि बड़े पार्टिकल का एडसॉर्प्शन कम होता है। एडसॉर्प्शन तो कौन दिखा रहा था ज्यादा? छोटा पार्टिकल एडसॉर्प्शन ज्यादा दिखा रहा था। तो क्ले पार्टिकल्स के अंदर एडसॉर्प्शन ज्यादा होता है, तो अगर पार्टिकल्स बड़े हैं तो वहाँ एडसॉर्प्शन एक बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं करेगा। यहाँ कैपिलरी का सहारा है, कैपिलरी एक्शन जो है वो एक बेहतर फिनोमेना होगा, है ना। कैपिलरी एक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा मिट्टी के अंदर पानी का ऊपर चढ़ने का। और रिवर्स इज ट्रू, वाई? क्योंकि एडसॉर्प्शन कहाँ बेटर है? फाइनल टेक्सचर के अंदर। बात समझ गए। दूसरी बात, सॉइल टेक्सचर इज मोर इंपॉर्टेंट देन सॉइल स्ट्रक्चर इन कंट्रोलिंग द वाटर रिटेंशन एट लो पोटेंशियल। कम पानी की स्थिति में, जब पानी कम है, तो वही बात है, एक बड़ा पार्टिकल, एक छोटा पार्टिकल, है ना। तो छोटा पार्टिकल है वो कहता है कि मैं तो एड्सॉर्प्शन करके पकड़ लेता हूँ, है ना। तो वहाँ सॉइल स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि ये सैंड है ना। आपने कहा ये क्ले है, तो क्ले है कि सैंड है, यही तो है सॉइल स्ट्रक्चर का होना। तो सॉइल स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसके अंदर? कम पानी की स्थिति के अंदर। कि कम पानी की स्थिति में कौन ज्यादा पानी पकड़ के बैठता है? छोटे पार्टिकल, यानी क्ले पार्टिकल। जबकि अगर हम कहें पानी ज्यादा है ना, हाई पोटेंशियल, मैं लिख दूं हाई पोटेंशियल की स्थिति है, पानी ज्यादा है मिट्टी के अंदर, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में स्ट्रक्चर मैटर करता है कि किस तरह की अरेंजमेंट है मिट्टी में, पानी कहाँ रुक पाएगा, मैक्रोपोर माइक्रोपोर कैसे हैं, वो सब बातें आ जाती हैं। तो वहां आप सॉइल स्ट्रक्चर को बेटर मानते हैं। कोई एक बात अच्छे से दिमाग में याद कर लेना दोस्त, दोनों बातें पकड़ के जाओगे तो शायद कंफ्यूजन हो जाए। कोई एक बात, जैसे लेट से मैंने इस क्वेश्चन में जो बात रखी गई है उसको अच्छे से पढ़ के जाना, है ना। इन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से याद रख के जाना, एटलीस्ट स्पेसिफिकली ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को ये। इन्हें अच्छे से दिमाग में रख के जाना, एज इट इज रख के जाना। इसका उल्टा पार्ट अगर एग्जाम में आ जाए तो हाथों हाथ कर देना उल्टा और समझ लेना। ठीक है। अब फटाफट से 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाक से बता सकते हो। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है? फटाफट से बता सकते हो, बहुत आसान। फटाफट से बता सकते हैं, आंसर होगा फर्स्ट वन, है ना। कि भाई अपर प्लास्टिक लिमिट और लोअर प्लास्टिक लिमिट के बीच का डिफरेंस है, यही तो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, है ना। जितना ज्यादा होगा एक्सपेंड होने की, श्रिंक होने की, स्वेल होने की प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा होंगी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितने से ज्यादा होना चाहिए कि आपकी मिट्टी जो है, नहीं सॉरी गलत बोल गया, क्ले का अमाउंट कितना प्रतिशत होना चाहिए, आई थिंक ऐसा कुछ था, है ना। कि कितना प्रतिशत क्ले मिट्टी में होता है कि वो प्लास्टिक कही जाती है? एटलीस्ट 15% क्ले होना चाहिए, है ना। इस तरह की बात करते हैं तो वो सब कहते हैं। चलो खैर, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आप समझ गए, तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये एसआरएफ के एग्जाम का पीवाईक्यू है। एसआरएफ का एग्जाम मतलब समझते हो ना, AICE एग्जाम जो है, JRF SRF के लिए जो एग्जाम होता है उसका एक सवाल है। गैस करो इसका आंसर क्या होगा। अटरबर्ग्स लिमिट से आया है सवाल कि लिक्विड लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, फ्लॉक्यूलेशन लिमिट्स, क्या इसका आंसर बता सकते हो? बताओ आंसर क्या होगा। कॉपी में लिख लिया होगा 17 नंबर सवाल का जवाब। आंसर होगा इसका फोर्थ वन। देखो कई सारी स्थितियां हैं, उल्टा चलते हैं हम, एक विस्कस बात बोली जाती है, यानी ऐसी मिट्टी जो पानी से इतना भरी हुई है कि वो बह जाती है, फ्लो हो सकती है, वो विस्कस मिट्टी होती है। तो विस्कस के बाद स्थिति जो है वो आपको आई थिंक प्लास्टिक वाली स्थिति बताई गई होगी, है ना, प्लास्टिक बॉडी जो एक पर्टिकुलर शेप मेंटेन कर सकती है। उसके बाद सेमी सॉलिड कहा है, आई थिंक इसे सेमी सॉलिड वाली स्थिति को कहा गया होगा, सेमी। और उससे भी कम जो है सॉलिड यानी सूखी मिट्टी की बात की जा सकती है। तो अब इनकी चेंज की जो एक लिमिटेशंस है, मतलब ऐसा पानी का अमाउंट जिसके बाद मिट्टी जो है वो प्लास्टिक हो जाए, तो उसको आप क्या कह देते हो, है ना। इस स्थिति को बताया गया है, यानी मास वेटनेस एट विच द सॉइल सस्पेंशन इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सेमी लिक्विड। लिक्विड से सेमी लिक्विड बताया गया है ना। इसका आई थिंक लिक्विड से इसको बीच में एक सेमी लिक्विड भी बताया गया होगा। लिक्विड से सेमी लिक्विड वाली स्थिति को क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा, अच्छा ये तो लिक्विड से सेमी लिक्विड है ना, तो ये बाद में आएगा। पहले हम देखेंगे लिक्विड लिमिट को। लिक्विड लिमिट इज रिलेटेड टू द मास वेटनेस एट विच द चेंजेस फ्रॉम विस्कस टू द प्लास्टिक बॉडी। विस्कस से प्लास्टिक बॉडी के अंदर बदलना, इसको हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट, या जैसे अपन कहते हैं अपर प्लास्टिक लिमिट।
क्या कहते हैं? अपर प्लास्टिक लिमिट, जो कि टिलेज सॉरी पडलिंग के लिए ज़रूरी है ना? और अब नेक्स्ट क्या बता रखा है? हम कहें कि लिक्विड लिमिट के बाद जो हम कहें तो वो क्या हो सकती है? प्लास्टिक लिमिट हो सकती है। तो प्लास्टिक लिमिट यानी एट व्हिच द सॉइल कैन बी रोल्ड इनटू 3 मिलीमीटर डायामीटर विदाउट ब्रेकिंग, एक शेप दे सकते हो आप उसको, तो वो क्या हो सकती है? प्लास्टिक लिमिट से रिलेटेड है, ये लिक्विड लिमिट से रिलेटेड है। और उसके बाद क्या सवाल आता है? फ्लॉक्यूलेशन लिमिट। फ्लॉक्यूलेशन लिमिट जब आप कह रहे हैं कि सेमी लिक्विड है ना, जिसमें आप कह रहे हैं कि लिक्विड स्टेट से सेमी लिक्विड स्टेट को बताया गया है। समहाउ लिक्विड स्टेट से सीधा सेमी लिक्विड के बीच की जो रेंज बताई है या लिमिट बताई है, उसे आप याद रखें कि ये फ्लॉक्यूलेशन लिमिट है। और एट द एंड जो आपको श्रिंकेज लिमिट है, जो यहाँ याद रखनी है कि सेमी लिक्विड से सॉलिड वाली स्टेट पे आ जाए, तब उस पानी की लिमिट को आप कहोगे श्रिंकेज लिमिट। लगातार पानी कम करते जा रहे हो तो एक पानी के वो स्तर जिसके बाद वो अपनी दूसरी तरह की स्टेट में आ जा रहा है, तो वो है लिमिटेशंस, और उन लिमिटेशंस को हमने 4 बातों के रूप में याद रखना है। इन 4 बातों के साथ आपके पास पीएफ वैल्यूज़ भी होती हैं, ये भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट होती है। अभी इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, सॉइल वाटर के अंदर इसके बारे में और बात करेंगे। एक छोटा-सा सवाल 17 अच्छा 18, 19, 20 सवाल जो है वो बहुत आसान से हैं। इसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। तो कमेंट सेक्शन में 5 सवालों के जवाब बताने हैं आपको। तीसरा, चौथा भी मैंने आपको बोला था कि आसान से हैं तो उसका जवाब, और 18, 19 और 20 है ना? 18वें का आसान सा सवाल बताएँ, 19वीं का जवाब बताएँ। मुझे पॉज़ करके इसका आंसर अपना गेस कर लीजिए, बड़ा आसान सा है। और 20 नंबर का सवाल बहुत ही आसान कि पडलिंग जो है उसका क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो ये था आज का सेशन। प्लीज़ आपका जो फीडबैक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आपको कैसा लगा ये वीडियो? कुछ इम्प्रूवमेंट लगे, ये नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसे नहीं वैसा करना चाहिए, जो भी आपके थॉट प्रोसेस हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन।